नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं सिंचाई और सिंचाई के प्रकार के बारे में। दरअसल ये अपना टॉपिक आप कह सकते हैं चल रहा है एग्रीकल्चर वाला, और यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से बनी जाते हैं। तो ये पूरा एग्रीकल्चर का सेगमेंट है। इसमें हम एक एक करके फसलें कौन सी होती है, सिंचाई के साधन कौन से होते हैं, फिर एक एक फसलें गेहूँ, चना, जो ये सब देखेंगे, चावल, गन्ना कहाँ होता है, कॉफ़ी कैसे उगती है, ये सब के बारे में हम जानने वाले हैं। विश्व में कौन सा स्थान भारत का है, भारत में फैला जो है वो कौन ज़्यादा उपजाता है, ये सब चीज़ें इसमें जानने वाले हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डेटा वगैरह हैं वो सब इसमें जानने वाले हैं। जो पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में हमने जान लिया था कि जो है किस किस प्रकार की कृषि जो है भारत में की जाती है, भारत और देश और दुनिया में किस प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि से संबंधित कुछ डेटा भी हमने वहाँ पर देख लिए थे, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, अब देखिए सिंचाई होते क्या है। पहले सिंचाई का मतलब क्या होता है। सिंचाई का मतलब ये हो गया कि आप जो है जो भी फसल वगैरह है उसमें नमी उसको देने के लिए उसमें पानी वगैरह देना ही होती है सिंचाई। अब सिंचाई देखिए कैसे हो सकती है। प्राकृतिक रूप से सिंचाई हो जाएगी, किस प्रकार से हो जाएगी, जब बारिश होगी उस वैसे। कृत्रिम रूप से किस प्रकार से हो जाएगी, तो मृदा में कृत्रिम रूप से नमी पैदा कर उत्पादकता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यानी कि कृत्रिम रूप से जो नमी पैदा करना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के द्वारा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि की जाती है। शुष्क क्षेत्रों में कैसे, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में बारिश तो होती नहीं है, तो बारिश नहीं होगी तो भैया पानी तो चाहिए फसलों को, तो कहाँ से होगा, उस सिंचाई के द्वारा ही वहाँ पर कृषि की जाती है। जो वर्षा विहीन मौसम होता है और जहाँ पर लंबे वर्षा का अंतराल होता है वहाँ पर भी जो उत्पादन फसलों का किस आधार पर किया जाता है, वो किया जाता है किसके आधार पर, सिंचाई के आधार पर ही किया जाता है। और सिंचाई को इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन, ये भी याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से जो दलदली क्षेत्र है उस दलदली क्षेत्रों से पानी को अगर बाहर निकाल दिया जाए और वो क्षेत्र फिर सूखा हो जाएगा तो वहाँ पर फिर कृषि योग्य भूमि भी उसको बनाया जा सकता है। समझ गए आप बात। अब देख ले, यहाँ पर आ जाते हैं हम सिंचाई से संबंधित कुछ डेटा देख लेते हैं, है ना, किस किस प्रकार से सिंचाई होती है। तो ये डेटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता हो कि यूपीएससी डेटा नहीं पूछती है तो ये आपकी गलतफहमी है। 2023 का क्वेश्चन पेपर एक बार उठा के देख लेना। और वैसे भी नोटिफिकेशन आज ही आ गया है यूपीएससी का 2024 का भी, है ना। इस बार सीट्स थोड़ी कम है, शायद 1056 के आसपास कुछ सीटें हैं, है ना। 1100 से तो कम ही सीटें हैं, तो कोई बात नहीं। फिर भी चलो हम ये देख लेते हैं। आज़ादी के बाद क्या होता है, भारत में पूर्णतः खाद्यान्न पर निर्भर, आत्मनिर्भर हम नहीं हुआ करते थे। हम जो है आज़ादी के टाइम पर हम इतना भी नहीं उत्पादन करते थे जितना हम खाते थे, है ना। तो बाहर से हमको खाना मंगवाना पड़ता है, बहुत सारे देशों से हमें अनाज मंगवाना पड़ता है। PL 480 प्रोग्राम का नाम सुना होगा। यूएसए हमें बहुत ही निम्न दर्जे के गेहूँ हम लोगों को देता है। और कभी एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि हिंद महासागर में उसने वो अनाज डुबा दिया था मगर हमको नहीं दिया था। फिर इसी से देखिए 1960 के दशक में हम लोगों को गुस्सा आता है, फिर हम लोग जो क्या हरित क्रांति भारत में शुरू की जाती है MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में। और MS स्वामीनाथन जी को अभी जो है भारत रत्न भी दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया परंतु दिया गया। इसलिए देश में खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए अनाज दूसरे देशों से आयात किया जाता था हमारे देश में, है ना। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ही बल दिया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी किस पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल जो है वो उद्योगों पर दिया जाता है, परंतु इसमें ये कृषि को बढ़ावा देने पर भी साथ ही साथ बल इस पर दिया जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाखड़ा नागल बांध बनाया जाता है, हीराकुंड बांध बनाया जाता है ना। भाखड़ा नागल बांध कितने, सतलज नदी पर, और हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तो ये है महानदी पर है शायद, महानदी, हीराकुंड दामोदर नदी पर है शायद। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध, शायद से दामोदर नदी पर है हीराकुंड बांध। तो इस प्रकार से बहुत सारे बांध परियोजनाएं भारत में शुरू की जाती है सिंचाई के उद्देश्य के लिए। और इसी प्रकार से सरकार के प्रयासों के चलते ही 1947 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो 5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है कुल सिंचित क्षेत्र में, है ना। और 2015 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो फिर भी अभी तक भी कुल बोए गए क्षेत्र का मात्र 46% भाग ही है वो सिंचित है। यानी कि अब भी लगभग 54% क्षेत्र जो है ना
है ना, वो अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। यानी रेनफेड एरिया जो है वो है अपना 54% एरिया। याद रखने के लिए आप लगभग 55% आप याद रख लीजिए कि लगभग 55% जो क्षेत्र है वो अभी भी हमारा रेनफेड एरिया है, यानी वर्षा आधारित क्षेत्र है। कृषि जो होती है वो वर्षा के ऊपर ही निर्भर होती है, मानसून के ऊपर निर्भर होती है अभी भी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है कि किस प्रकार से भारत में पूरी जो इरिगेटेड एरिया है वो है 65 मिलियन हेक्टेयर। 65 मिलियन हेक्टेयर जो है वो अपने यहाँ इरिगेटेड या सिंचित भूमि है। उस सिंचित भूमि में कौन सा क्षेत्र है, जो मतलब कौन सा सोर्स है जिसके माध्यम से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यूपीएससी पूछ सकती है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से अपने यहाँ सिंचाई होती है। ट्यूबवेल जानते हैं ना, ट्यूबवेल वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में कैनाल्स यानी कि नहरों के द्वारा होती है। उसके बाद में जो अदर वेल्स वगैरह होते हैं उनके माध्यम से होती है। फिर होती है और बहुत सारे सोर्स वगैरह हो गए, उनकी वजह से जो ड्रिप सिंचाई वगैरह तमाम तामझाम। और सबसे कम होती है टैंक्स के माध्यम से। तो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना ट्यूबवेल के माध्यम से होती है, उसके बाद नहरों के उससे होती है। सबसे कम तो टैंक से, या देखा जाए तो इसमें 11% वाले में छोटे छोटे और बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे ट्यूबवेल से, फिर कैनाल से होती है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। भारत में जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है ना। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल यानी भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है जो है सिंचाई वाली, तो वो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य भी बहुत बड़ा है वैसे भी। उसके बाद सिंचित भूमि वाला क्षेत्र आ जाता है राजस्थान, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, है ना। ये राजस्थान का भी बहुत सारा भाग सिंचित प्रदेश है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। फिर कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचित राज्य है पंजाब, है ना। कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक परसेंट, यानी पंजाब मान लो कितना इतना बड़ा है, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो कितना है, वो पंजाब का सबसे ज़्यादा 97% पंजाब का जो क्षेत्रफल है वो सिंचित है ना। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो कहाँ है, वो है कहाँ पर, यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर पंजाब में, फिर आंध्र प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो कहाँ है, वो पंजाब में है। जैसे सबसे ज़्यादा वन जो है ना अपने यहाँ, वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वन है एमपी में, परंतु सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन कहाँ है, मिजोरम में। समझ रहे हैं आप बात। उसी प्रकार से लगभग 97% क्षेत्र जो है पंजाब का वो सिंचित है। और भारत में सबसे कम सिंचित या सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, वो महाराष्ट्र है। और दूसरे पर आ जाता है राजस्थान, है ना। तो सबसे ज़्यादा सिंचित परसेंटेज के हिसाब से कौन सा है, पंजाब। और वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी। और सबसे असिंचित राज्य सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है ना। और दूसरे पे राजस्थान आ जाता है ना। ये देखिए इरिगेटेड स्टेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, है ना। ये तमिलनाडु वगैरह है। अब यहाँ पर आ जाए अगर, तो इरिगेटेड एरिया अपने पास 65 मिलियन हेक्टेयर्स है। और जो नेट सोन एरिया यानी कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 141 मिलियन हेक्टेयर है अपने यहाँ। और सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा इरिगेटेड है, फिर हरियाणा में है, फिर यूपी में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर तमिलनाडु में। तो ये देखिए अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग आता रहता है, परंतु आप याद रखना सबसे ज़्यादा पूछे तो वो पंजाब है, ठीक है ना। यूपीएससी अगर पूछेगी तो इसी प्रकार से पूछेगी, सबसे ज़्यादा जो है तो वो पंजाब में इरिगेटेड एरिया है 98% के आसपास, ठीक है। फिर अगर देखा जाए यहाँ पर लिखा है माइक्रो इरिगेटेड यानी सूक्ष्म जो सिंचाई होती है वो कितनी होती है, तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 6.11 मिलियन हेक्टेयर होता है। और स्प्रिंकलर के माध्यम से जो फव्वारे होते हैं ना, वो आगे अभी दिखाएंगे आपको, उस स्प्रिंकलर के माध्यम से 6.79% जो है वो मिलियन हेक्टेयर जो है वो भूमि सिंचित होती है। टोटल अगर देखा जाए माइक्रो इरिगेशन से कितना होता है तो 12.90% जो है वो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई भारत में होती है। शायद यही डेटा यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। ये हमने डेटा देख लिया, ये याद रख लेना आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं सिंचाई जो है वो किस किस प्रकार से सिंचाई की जाती है भारत में या पूरे देश दुनिया में अभी देख रहे हैं, है ना। तो एक होता है लिफ्ट सिंचाई। लिफ्ट सिंचाई में देखिए किस प्रकार से सिंचाई की जाती है। इसमें पानी लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है ना। तो गहराई से पानी बाहर निकाला जाता है। ये प्राचीन तकनीकें ये अपनाई जाती थी। फिर अब आधुनिक तकनीकों में किस प्रकार से आ गया, जैसे डीजल वगैरह का पंप लगा दिया जाता था ना, वो सब चीज़ें आ गई अब आधुनिकता में, है ना। प्राचीन काल में देखिए जैसे ये है
आर्किमिडियन स्क्रू, देखिए इस माध्यम से, इसमें इस प्रकार से ये बना होता था ताकि फिर इसको घुमाया जाता था तो पानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चला जाता था इसमें पानी, है ना। तो आर्किमिडियन स्क्रू ये होता था। फिर ये सेडुक क्या होता है, तो सेडुक आपको यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए ये है ना, ये सेडुक है। इसमें क्या होता था, यहाँ पर एक भारी वजन इसमें लटकाया होता था, ये देखिए यहाँ पर लटका दिया। अब ये इसको नीचे दबा के और इसमें पानी भर देगा और फिर इसको छोड़ देगा, तो ये पानी वापस यहाँ से वहाँ चला जाएगा, फैल जाएगा उधर जाके, है ना, क्योंकि इधर ये भारी वजन बांध दिया तो उतनी मुश्किल इसको नहीं होगी, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये रहट है ना। इस रहट के माध्यम से भी पुराने ज़माने में प्राचीन काल में पानी इस प्रकार से निकाला जाता था। तो ये लिफ्ट सिंचाई हो गई, इस प्रकार से लिफ्ट सिंचाई की जाती थी। आधुनिक काल में देख लिया जाए तो डीजल वगैरह के जो पंप लगा दिए जाते हैं उसके माध्यम से जो सिंचाई होती है उसे कहते हैं लिफ्ट सिंचाई। फिर आ जाता है बेसिन सिंचाई। अब ये बेसिन सिंचाई किस चिड़िया का नाम, तो ये देखिए प्राचीन काल में मिस्र में ये सिंचाई की जाती थी ठीक है ना। होता क्या था, प्राचीन काल में जब मिस्र नदी में बाढ़ आती थी तो जब बाढ़ का पानी जो है, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, ये अपनी मिस्र नदी है, सॉरी नील नदी, मिस्र नदी नहीं है, ये नील नदी है। सामान्य काल में ये यहाँ पर ऐसा बहती है। अब जब इसमें बाढ़ आएगी तो पानी यहाँ बह गया, यहाँ इतनी दूर तक बह जाता है। अब ये लोग क्या कर लेते थे, जब पानी यहाँ तक भर जाता था फिर ये यहाँ पर बांध बना दिया करते थे। अब ये पानी इधर वापस नहीं आएगा, फिर ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ रह गया ना, उसमें से ये सिंचाई कर लेते थे फीडर नहरों के माध्यम से, है ना। आगे दिखाता हूँ आपको, यहाँ ये देखिए, फिर इस प्रकार से ये फीडर नहरों के माध्यम से सिंचाई ये कर लिया करते थे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये बेसिन है पूरा, यहाँ ये डेजर्ट है, यहाँ पर ये नील नदी है ना। और जब पानी बाढ़ आती थी तो ये पानी इतनी दूर तक फैल जाता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल गया ना। अब इस पानी को ये करके सिंचाई कर लिया जाती थी, जो नदी का उफान आता था ना उसके माध्यम से ये सिंचाई की जाती थी, है ना। माफ़ कीजिएगा, देखिए ये पद्धति मिस्र में सदियों से प्रचलित है, आजकल इसका उपयोग कम हो गया है। प्राचीन समय में नील नदी बरसात के दिनों में उफनती थी तो नदी के दोनों ओर बांध बनाकर लोग उसमें जल को रोक लेते थे। जब पानी बेसिन से पुनः चला जाता था तो इस रोके गए जल से सिंचाई की जाती थी। तो बेसिन सिंचाई मिस्र में उपयोग की जाती थी। अब आ जाता है तालाब। तो तालाब तो देखिए आपको पता ही है किस प्रकार से तालाब से सिंचाई होती है। तो ये देखा जाए तो दक्षिण भारत में और श्रीलंका में ये सबसे ज़्यादा की जाती थी। दक्षिण भारत में अगर आप कुएं वगैरह क्यों नहीं खोदे जाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में जो भूमि है वो कठोर है, वहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है तो पठारी भूमि है, इसलिए उसको खोदा ज़्यादा नहीं जा सकता। और वहाँ पर अगर इस प्रकार के टैंक बना दिए जाते थे, है ना, राजा महाराजाओं के द्वारा। या ये तो देखिए आधुनिक प्रकार का टैंक हो गया। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, इस प्रकार से जो है भूमि को खोद दिया जाता था और इसमें फिर पानी भर जाता था बारिश के काल में, क्योंकि वहाँ पर पठारी भूमि है, इसलिए नीचे जो है वो पूरा पथरीला इलाका है और यहाँ से जो है फिर वो पानी नीचे रिस के नीचे नहीं जाता था, इसलिए भरा रहता था और इसके माध्यम से सिंचाई की जाती थी। तालाब के माध्यम से फिर यहाँ पर सिंचाई की जाती थी, है ना। परंतु अब देखिए इसके तालाब से बहुत ही कम सिंचाई होती है, क्योंकि ये तालाब से सिंचाई करना जो है ना वो वाइबल अब नहीं रहा है। क्योंकि प्राचीन काल में तो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जो है फाइनेंस करा के इनको खुदवा देते थे, है ना। अकाल राहत योजनाओं के माध्यम से तमाम तरीक़ों से इन तालाबों को खुदवा देते थे। परंतु अब देखिए उतने राजा महाराजा भी सब नहीं बचे हैं और फिर इसमें जो है पानी का वाष्पीकरण भी बहुत हो जाता है, इसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए तालाब की खेती, तालाबों से सिंचाई करना उतना वायबल नहीं रह गया है। फिर आ जाता है नहर सिंचाई, है ना। तो नहरों की सिंचाई किस प्रकार से होती है कि मान लो कि एक नदी है, इस नदी पे यहाँ पर बांध बना दिया गया, अब यहाँ पर जो पानी भर गया इसमें से अब अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कैनाल जो है नहरें निकाल दी जाती है। जब भारत के बारे में हम पढ़ रहे होंगे ना, तब ये भारत में कौन कौन सी नहरें हैं सब हम जानेंगे, है ना। अभी हम सब इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि नहरों सिंचाई किस प्रकार से होती है। तो नहरों से सिंचाई होती है ना। इस प्रकार से भारत के बारे में, जो भारत के हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे ना, तब इनके बारे में भारत में कौन कौन सी नहरें हैं मुख्य मुख्य, वो सब के बारे में हम जानेंगे, है ना। ठीक है। नहर जो नदी अथवा झील में एकत्र जल को खेतों तक पहुंचाती है, सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में भी देखिए दूसरे नंबर पर आता है ट्यूबवेल्स के बाद में। ये तरीका है तो आसान, लेकिन इस विधि से खेतों में साल भर पानी नहीं मिल सकता है, क्योंकि सदा वाहिनी जो नहरें होती हैं वो बहुत ही कम मिलती है। वर्षा के समय में ही नहरें ज़्यादातर आती है, ठीक है। और किसी बांध से के पीछे जो जलाशय बना होता है ना, उससे जुड़ा होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जब उसमें जब जल का स्तर कम हो जाता है, उस
जलाशय में, तो फिर यहाँ पर भी पानी जो है वो ज़्यादा नहीं आ पाता है। और जब झील में ही जल ज़्यादा बढ़ जाता है तब नहर में जल आता है। समझ रहे हैं बात? जब बारिश होगी तब उस जलाशय में पानी भरेगा, ठीक है, और तभी नहरों में पानी ज़्यादा आएगा। और जब बारिश हो रही है तो फिर ऑलरेडी सिंचाई बारिश के माध्यम से हो ही जा रही है, तो इनकी पानी की क्या ज़रूरत है। और जब सूखा क्षेत्र आएगा तो जलाशय में पानी कम हो जाएगा, और जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी पानी की तब तो इनके पास पानी होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से फिर साथ ही साथ देखें, इसमें से वाष्पीकरण भी खूब ज़्यादा हो जाता है नहरों से, और इस नहरों में वाष्पीकरण के हो जाने की वजह से भी पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ जहाँ पर इनको सीमेंटेड नहीं किया गया है, इसकी लाइनिंग नहीं की गई है, वहाँ पर पानी से रिस कर पास वाले क्षेत्र में चला जाता है, वहाँ पर दलदली सा इलाका बन जाता है। और वहाँ पर फिर क्या हो जाता है, केशिकत्व की क्रिया के द्वारा वहाँ पर अति सिंचाई हो जाती है। तो केशिकत्व की क्रिया के द्वारा नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो निकल के ऊपर आ जाते हैं, जो सोडियम वगैरह होते हैं, तो फिर वो भूमि जो है क्षारीय भूमि बन जाती है। तो ये एक इससे ज़्यादा इससे प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए इस नहर के पास में ये खेत है, यहाँ वाले खेत को तो पानी आराम से मिल जाएगा, परंतु मान लीजिए इस खेत के आगे खेत है, उस खेत को पानी मिलने में ज़्यादा दिक्कत आती है। ये आदमी कह देगा नहीं पहले मैं लूँगा, मेरे खेत के पास ये है ना। इसके सुलझाने के लिए भारत में पानी पंचायतें जो है वो बनाई गई है, ताकि उसके माध्यम से ये निर्धारित किया जा सके कि हाँ भाई किस किस को कब कब पानी मिलेगा, ठीक है। एक आ जाती है टपकन, यानी बूंद बूंद भी इसे कहते हैं। बूंद बूंद वाले में क्या होगा, इस प्रकार से देखिए एक पूरा पाइप जा रहा है, और ये यहाँ से इसके अंदर छोटे छोटे पाइप वो लगा दिए जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर भी दिख रहे हैं आपको। इसमें क्या होगा, फिर इसमें से पानी में जाएगा और इनमें छोटे छोटे छेद होंगे, और ये पानी पूरा बूंद बूंद टपकेगा इस पौधों की जड़ों में। इसलिए जो फालतू का पानी चला जाता है ना, उसका इसमें नुकसान कम होता है। तो देखिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण एक सिंचाई, ये एक तकनीक है। ये सूक्ष्म सिंचाई तकनीक भी इसे कहा जाता है, बूंद बूंद सिंचाई या टपकन सिंचाई इसमें कहा जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो जलवाष्प से मृदा में जलवाष्प से होने वाली समस्याएं इसमें उत्पन्न नहीं होती। समझ रहे हैं आप बात, क्योंकि पानी सीधा पौधे की जड़ में जा रहा है, तो अतिरिक्त मात्रा में पानी है ही नहीं यहाँ पर वाष्पीकरण होने के लिए, ठीक है। अब आ जाता है स्प्रिंकलर सिंचाई। इसमें क्या होता है, ऊपर की पौधों को ऊपर से नीचे तक पानी की आपूर्ति इसमें की जाती है। पानी इसमें बहुत कम लगता है, और अति सिंचाई से होने वाले नुकसानों से भी इसमें बचा जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक पाइप लगा है, इस पाइप में से स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, है ना। तो फिर ये इन स्प्रिंकलर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा छिड़काव पानी का होता रहता है। एक होता है ऐसे क्यारियाँ बना देते हैं, है ना, और मान लीजिए गेहूँ जो कि ये है फसलें पूरी, अब इसमें पूरा पानी भर देते हैं ऊपर तक, है ना। उसमें क्या होता है, अनावश्यक पानी भी बहुत ज़्यादा फैलता है, उसमें अनावश्यक पानी उसमें जाता है। तो इसमें क्या होगा, अनावश्यक पानी नहीं लगेगा, अति सिंचाई के जो नुकसान होते हैं ना, वो नुकसान भी इसमें नहीं होंगे। समझ गया बात। तो ये आज हमने देख लिए हैं सिंचाई के प्रकार, सिंचाई से संबंधित कुछ डेटा। बड़ा ही छोटा सा लेक्चर है मगर बहुत ही काम का लेक्चर है ये, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। अगला जो लेक्चर अपना होगा उसमें हम अलग अलग प्रकार की फसलों के बारे में जानेंगे। वो फसलें कौन से तापमान में उगती है, कितना उनको पानी चाहिए, ठीक है, उनकी अनुकूल जो है उनके लिए अनुकूल कौन सा जलवायु होती है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ उन फसलों को उपजाने में पहला देश कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है, वो भी हम सब जानेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए, जो कि बिल्कुल चाहिए, तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।